गुड मॉर्निंग। भूगोल से ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भूगोल में दूसरी इकाई है आपकी इकाई नंबर 2 और पाठ संख्या 4 है आपका अध्याय 4। यह है आपका मानव विकास। पाठ का नाम क्या है? मानव विकास। और इस मानव विकास के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए मानव विकास क्या होता है। मानव विकास के संदर्भ में आपका ये पाठ है। पहले थोड़ा सा सुन लें। इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करेंगे मानव विकास में। मानव विकास में सबसे पहले हम देखेंगे एक तो वृद्धि और एक विकास। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, दोनों की पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे और इसके बाद में दोनों में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास दोनों में अंतर क्या है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में मानव विकास के बारे में कि मानव का विकास किस प्रकार से होता है, मानव विकास किसे कहते हैं, मानव विकास का आकलन है वो किस प्रकार से किया जाता है, मानव के विकास को किस प्रकार से मापा जाता है, कौन से देश मानव विकास करने में अग्रणी हैं, कौन से पिछड़े हुए हैं, जो देश मानव विकास में अग्रणी हैं उनका कारण क्या है और जो देश पिछड़े हुए हैं उनका कारण क्या है। एक मानव विकास को मापने का जो इंडेक्स है, सूचकांक जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि मानव विकास को कैसे मापा जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ की मात्रा को हम मापते हैं, किसी को लीटर में मापते हैं, कोई पदार्थ है किसी को किलोमीटर में, मीटर में, किलोग्राम में, लीटर में ऐसे मापते हैं ना। तो मानव विकास को कैसे मापा जाता है, उसके मापने की इकाई क्या है, मापने का आधार क्या है और फिर जो मापते हैं वो कौन कौन से मापदंडों के आधार पर मापा जाता है, इस बात का भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। फिर मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, मानव विकास के नए दृष्टिकोण कि मानव के विकास को कौन कौन से दृष्टिकोणों के आधार पर देखा जाता है। ये सारी बातें हम इस मानव विकास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आप आगे। नेक्स्ट आइए आप मानव विकास, आप पाठ का नाम लिख लें और अध्याय 4 है। इसके बाद में आप लिखें, इसके नीचे डैश लगा करके वृद्धि और विकास, डैश लगाते जाओ, लिखते जाओ। वृद्धि और विकास दो शब्द हैं, एक वृद्धि है और एक विकास है। तो वृद्धि और विकास शब्दों का अर्थ अलग अलग है, शब्दों का अर्थ अलग अलग है, यानी दोनों एक दूसरे के समानार्थी हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन वृद्धि का और विकास का यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। इसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखे डैश लगा करके, परंतु एक दूसरे के पूरक हैं। इसी में लिख लो अलग अलग है, परंतु एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि और विकास जो शब्द हैं दोनों का अर्थ अलग अलग है, परंतु एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास समय के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, समय के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। लिख लो भाई लाइनों को, फिर आपको समझाया जाएगा क्या क्या है। इसके बाद में पॉइंट आप हेडिंग डालेंगे वृद्धि और विकास में समानता। नीचे हेडिंग डालेंगे वृद्धि और विकास में समानता। दोनों शब्दों में समानता क्या है और दोनों शब्दों में अंतर क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे कि वृद्धि और विकास में समानता क्या है और फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वृद्धि में और विकास में अंतर क्या है। तो समानता दोनों में यही है कि वृद्धि और विकास जो हैं
ये दोनों समय के साथ साथ परिवर्तन को दर्शाते हैं। लिखेंगे यहाँ वृद्धि तथा विकास, वृद्धि तथा विकास दोनों समय के साथ साथ परिवर्तन को दर्शाते हैं। समय के साथ साथ परिवर्तन को दर्शाते हैं। ध्यान रखना है दोनों में समानता क्या है, वृद्धि और विकास में। पुनः देखिए एक बार, देखो वृद्धि और विकास दो शब्द हैं, एक वृद्धि है और एक विकास है। देखने में अपने को लगता है कि वृद्धि और विकास दोनों शब्द एक ही हैं, कि जो अर्थ वृद्धि का होता है वही अर्थ विकास का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों शब्दों की परिभाषा अलग अलग है, यानी दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। हाँ, दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। वृद्धि होगी तो विकास होगा। अब वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, उसको आगे हम देखेंगे। पूरक का मतलब है एक दूसरे के साथ चलने वाले। वृद्धि और विकास समय के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों ही, वृद्धि भी समय के साथ चलेगी और विकास भी समय के साथ चलेगी, और ये दोनों में क्या है, समानता है। यानी वृद्धि और विकास में अगर आपको क्या पूछी जाए, समानता पूछी जाए कि वृद्धि और विकास में समानता क्या है, तो आपको बताना है कि वृद्धि और विकास दोनों समय के साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये तो हुई दोनों की समानता और वृद्धि और विकास का एक सामान्य परिभाषा। इसके बाद में आप हेडिंग डालें वृद्धि और विकास में अंतर। हेडिंग डाल लो वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। यहाँ हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर की, वृद्धि में और विकास में अंतर क्या है। दो कॉलम बना लेंगे, इसमें एक तो बना लो, देखो पहले क्रम संख्या का एक कॉलम हो जाएगा आपका, क्रम संख्या का। फिर आगे वाले कॉलम में लिख लो आप वृद्धि, और इस प्रकार से डिवाइड करके अपनी बुक्स में, कॉपी में, और एक कॉलम में आप लिख दो यहाँ विकास। इस प्रकार से आप एक टेबल बना लेंगे, और इसमें हम बात करेंगे वृद्धि और विकास जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है, वृद्धि में और विकास में अंतर क्या है। नंबर एक, पहला अंतर लिखेंगे आप। नंबर एक, वृद्धि मात्रात्मक होती है। क्रम संख्या एक लगाओ और इसमें लिखोगे वृद्धि मात्रात्मक होती है, अर्थात इसे मापा जा सकता है, अर्थात इसे मापा जा सकता है। और इसी के सामने विकास वाले कॉलम में लिखेंगे यह गुणात्मक होता है और इसको मापा नहीं जा सकता, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। इसके सामने लिखेंगे, ये विकास ही लिख लो शब्द में, विकास गुणात्मक होता है, विकास गुणात्मक होता है, इसे मापा नहीं जा सकता, इसे मापा नहीं जा सकता। पहला अंतर हो गया आपका। वृद्धि और विकास में पहला अंतर क्या हुआ, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक, और विकास क्या होता है, गुणात्मक। चलो पहले एक बार लिखें सभी। नेक्स्ट, क्रम संख्या 2 पर आए। वृद्धि जो है ये मूल्य के निरपेक्ष होती है, फिर आपको समझाएंगे क्या होता है। नंबर 2 क्रम संख्या में लिखेंगे वृद्धि मूल्य के निरपेक्ष होती है, मूल्य के निरपेक्ष होती है, और इसी के सामने लिख देंगे विकास मूल्य के सापेक्ष होता है, विकास मूल्य के सापेक्ष होता है।
वर्दी क्या है, मूल्य के निरपेक्ष है, और विकास क्या है, मूल्य के सापेक्ष है। इसके बाद में लिखेंगे नंबर 3 पर वर्दी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक, वर्दी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। और विकास में लिखेंगे विकास हमेशा धनात्मक होता है, विकास हमेशा, यहां पहले लिख देंगे सकारात्मक परिवर्तनों के कारण होता है, सकारात्मक परिवर्तनों के कारण होता है, अर्थात धनात्मक होता है। विकास क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, जबकि वर्दी क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो ये है आपका वर्दी में और विकास में अंतर, वर्दी और विकास में अंतर है। अब देखो आप एक बार उतार लिया, तो इधर देखो आप ऊपर पहले पहला अंतर क्या है, वर्दी क्या होती है, मात्रात्मक, वर्दी क्या होगी, मात्रात्मक। जैसे एक उदाहरण के लिए कोई नगर है और उस नगर की पहले जनसंख्या थी 1 लाख, नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 1 लाख, और दूसरे वर्ष में उस नगर की जनसंख्या हो गई 2 लाख। तो यहाँ जो इकाई है लाख की, ये इकाई मतलब क्या हो गई, पहले 1 थी और अब इसकी मात्रा कितनी और बढ़ गई, 1 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। या मैं ऐसे मानूं कि किसी व्यक्ति की पहले उसकी सैलरी यानी उसकी तनख्वाह थी वो 1000 रुपये थी, और इसके बाद में उसकी तनख्वाह में 1000 रुपये की और बढ़ोतरी हो गई और उसकी तनख्वाह कितनी हो गई, 2000 रुपये। तो कितनी वृद्धि हुई, 1000 रुपये की। देख रहे हैं इसको हम, मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वर्दी क्या होती है, मात्रात्मक होती है, यानी वर्दी को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, वर्दी को मापा जा सकता है। विकास क्या होता है, गुणों में होने वाला परिवर्तन है। विकास जो शब्द है ये गुणों में होने वाला परिवर्तन है, इसको मापा नहीं जा सकता। कैसे, देखिए पहले आप कक्षा 10 के विद्यार्थी थे या 11 के विद्यार्थी थे, कक्षा 11 में पढ़ रहे थे पिछले साल, और आज अब कौन सी कक्षा में आप अध्ययन कर रहे हैं, कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं। अब 1 वर्ष के दौरान आप में कितना विकास हुआ, आपके गुणों में कितना परिवर्तन हुआ, भाई 1 किलो गुण बढ़े, 2 किलो गुण बढ़े, या 1 मीटर बढ़े, 2 मीटर बढ़े, कोई भी हम इसकी इकाई लेकर के हम माने कि भाई लीटर में बढ़ा, मीटर में बढ़ा, या मतलब किसी भी प्रकार से रुपयों में आपका कोई आकलन करें, ऐसा नहीं है। आपका ये पूछा जाए कि भाई आपका कितना विकास हुआ। हाँ, अगर आपके हम देखें कि भाई कक्षा 11 में आपकी लंबाई हमने मापी थी और कक्षा 12 में आपकी लंबाई मापें, तो हम कह सकते हैं कि भाई कक्षा 11 में आप 5 फुट 1 इंच के थे या 4 फुट 6 इंच के थे, कक्षा 12 में आप 4 फुट और 7 इंच के हो गए, 1 इंच आपकी क्या बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई। तो वो तो वर्दी हुई, वो तो क्या हो गई, आपकी वर्दी हो गई। कहने का मतलब वर्दी को माप सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपका कितना विकास हुआ, तो क्या आप उस विकास की मात्रा का आकलन कर सकते हैं, नहीं। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे में 1 किलो विकास हो गया या मेरा 5 किलो विकास हो गया। हाँ, वजन का अगर आप कहें कि मेरे में 5 किलो वजन बढ़ गया, इसका मतलब आपकी किस में वृद्धि हुई है, विकास में। लेकिन ये वजन में वृद्धि हुई है, लेकिन विकास को आप क्या नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। विकास का मापन है वो अलग प्रकार से किया जाता है, और वृद्धि को ये मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब इसका गणितीय मान होता है, विकास का गणितीय मान नहीं होता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो पक्ष हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, उन पक्षों के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। फिर देखेंगे वृद्धि मूल्य के निरपेक्ष होती है। वृद्धि क्या होती है, मूल्य के निरपेक्ष। मूल्य के निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है,
ये जो निरपेक्ष शब्द है ये गणितीय शब्द है, और निरपेक्ष का मतलब ये होता है जैसे 3 है और एक -3 है, दो अंक हैं आपके गणित में, एक प्लस का 3 है और एक क्या है माइनस का 3। जो 3 है इसका अंकगणितीय मान भी कितना होगा, 3 ही होगा, और जो -3 है इसका अगर हम देखेंगे भाई कितना है -3, और कितना है भाई 3। लेकिन किसमें परिवर्तन हुआ, यहाँ केवल चिन्ह धनात्मक है और यहाँ चिन्ह क्या है ऋणात्मक है। ये भी मान 3 ही है, इसका भी मान कितना है 3 है, लेकिन इसका तो चिन्ह क्या है धनात्मक और इसका चिन्ह क्या है ऋणात्मक। केवल किसमें परिवर्तन हो रहा है, चिन्ह में परिवर्तन हो रहा है, उसकी इकाई में क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसको मतलब क्या कहा जाता है, निरपेक्ष कहा जाता है। कहने का मतलब वर्ष 2011 में, एक एग्जांपल के द्वारा आप इसको समझ लें, वर्ष 2011 में कोई कै नगर था और इस कै नगर की जनसंख्या थी मान लीजिए 5 लाख, कितनी थी 5 लाख, और वर्ष 2012 में इस कै नगर की जनसंख्या हो गई 8 लाख, कितनी हो गई 8 लाख हो गई। 5 वर्ष ये 5 लाख से कितनी हो गई 8 लाख, कितनी बढ़ी +3, कितनी बढ़ी +3, यानी 3 लाख जनसंख्या में क्या हो गई वृद्धि हो गई। बढ़ी तो 3 ही, कितने लाख बढ़ी 3 लाख। अब ये भी हो सकता है कि 5 लाख की जगह कितनी हो जाती है, अगर 2012 में 2 लाख, तो हम क्या कहते हैं भाई कितनी घट गई 3 लाख, कितनी घट गई 3 लाख, और पहले कितनी बढ़ गई थी 3 लाख, लेकिन घट गई इसका मतलब वहां क्या लगा देंगे ऋणात्मक चिन्ह, और बढ़ गई इसका मतलब क्या लगा देंगे धनात्मक चिन्ह। लेकिन किसमें परिवर्तन नहीं हुआ, इकाई में क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। निरपेक्ष शब्द का मतलब है यह है, निरपेक्ष शब्द जो है एक अंकगणितीय मान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें इकाई में परिवर्तन नहीं होता है, केवल किसमें परिवर्तन होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। और वर्ती में भी क्या है, इकाई में परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह में ही क्या होगा परिवर्तन होगा। यानी वर्ती क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और वर्ती ऋणात्मक भी हो सकती है। जबकि जो विकास है ये मूल्य के क्या होता है सापेक्ष। विकास जो शब्द है ये मूल्य के क्या होता है सापेक्ष होता है। और सापेक्ष का देखो मतलब क्या होगा, सापेक्ष मूल्य वे होते हैं जो सामाजिक वर्ग है, राष्ट्रीयता है, आयु है या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर क्या होते हैं भिन्न होते हैं। यहाँ देखेंगे सापेक्ष, विकास क्या होता है मूल्य के सापेक्ष। एक तो निरपेक्ष हो गया, निरपेक्ष में तो क्या है ये एक अंक गणितीय मान है, निरपेक्ष तो क्या है एक अंक गणितीय मान है जिसका क्या बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है, जिसका चिन्ह बदलता है। अंक गणितीय मान है और इसका क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है। फिर देखोगे सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, या तो कोई भी सामाजिक वर्ग के आधार पर या व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, व्यक्तिगत अनुभवों में क्या हो सकती है भिन्नता हो सकती है, व्यक्तिगत अनुभवों में भिन्नता, सामाजिक वर्ग में या व्यक्तिगत जो अनुभव हैं इनमें या आयु में या लिंग में, इन सब में क्या होगी भिन्नता होगी। आयु में क्या हो सकती है भिन्नता हो सकती है, लिंग में क्या हो सकती है भिन्नता हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं सापेक्ष कहते हैं। आदि कारकों में जो भिन्नता होती है इस भिन्नता को ही क्या कहा जाता है सापेक्ष कहा जाता है। देखें इधर देखो, सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है सामाजिक वर्ग, अलग अलग सामाजिक वर्ग हैं और उन सामाजिक वर्गों में जो अलग अलग समाज के वर्ग हैं, उन अलग अलग समाज के वर्गों में निम्न वर्ग भी हैं, उच्च वर्ग भी हैं, मध्यम वर्ग भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, और मध्यम या सामान्य आय वाले व्यक्ति भी हैं। तो अलग अलग जो सामाजिक वर्ग बना रखे हैं, अब वो जाति के आधार पर भी वर्ग बने हुए हैं, धर्म के आधार पर भी वर्ग बने हुए हैं, आय के आधार पर भी वर्ग बने हुए हैं, कार्य के आधार पर भी वर्ग बने हुए हैं, शिक्षा के आधार पर भी वर्ग बने हुए हैं, सबके आधार पर वर्ग बने हुए हैं। इन सब वर्गों में क्या है आपस में भिन्नता है, इन सब वर्गों में आपस में क्या है भिन्नता है। इसको, इस भिन्नता को ही क्या कहा जाता है सापेक्ष।
कौन सा वर्ग किसके सापेक्ष कितना उच्च है या निम्न है। एक व्यक्ति जिसकी शिक्षा मान लीजिए वो ग्रेजुएट है, दूसरा व्यक्ति क्या है 10वीं पास है, तो दोनों का अलग अलग वर्ग हो गया। एक कक्षा 10वीं पास व्यक्ति है और एक क्या है ग्रेजुएट व्यक्ति है, दोनों का वर्ग क्या हो गया अलग अलग हो गया। अब हम देखेंगे कि ग्रेजुएट जो है वो कक्षा 10 के सापेक्ष कितना अधिक विचारवान व्यक्ति है, कितना अधिक शिक्षित व्यक्ति है, तो दोनों की हमने क्या कर ली यहाँ तुलना कर ली। इसी को मतलब क्या कहा जाता है सापेक्ष कहा जाता है। ये सामाजिक वर्ग में भी इसमें भिन्नता हो सकती है, व्यक्तिगत अनुभवों में भी भिन्नता हो सकती है, आयु में भी भिन्नता हो सकती है। इसके बाद में देखेंगे जो विकास होता है ये हमेशा क्या होगा सकारात्मक। देखो विकास सकारात्मक होता है यानी धनात्मक, इस बात का ध्यान रखेंगे। विकास हमेशा सकारात्मक परिवर्तनों के कारण होगा, अर्थात विकास हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। विकास हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, जबकि वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये थे आपके विकास में और वृद्धि में अंतर। कितने अंतर हुए 3 अंतर, उनको आप लिख लेंगे कि विकास में और वृद्धि में अंतर क्या है। एक आपकी समानता हो गई, समानता में तो क्या हुआ कि विकास और वृद्धि दोनों ही क्या करते हैं समय के साथ होने वाले परिवर्तन हैं। वृद्धि में भी समय के साथ परिवर्तन होगा और विकास में भी क्या होगा समय के साथ परिवर्तन होगा, लेकिन दोनों में क्या दे रखा है आपको अंतर दे रखा है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक विकासहीन वृद्धि का उदाहरण देते हैं कि विकासहीन वृद्धि, देखो विकास और वृद्धि को हमने शुरू में पढ़ा था कि विकास और वृद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब है विकास, जैसे वृद्धि सकारात्मक वृद्धि हो रही है यानी वृद्धि हो रही है धनात्मक, और उसके साथ साथ वहाँ के जो गुणात्मक पहलू हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है। गुणात्मक पहलू भी बढ़ रहे हैं और मात्रात्मक पहलू भी बढ़ रहे हैं, दोनों पहलू बढ़ रहे हैं, दोनों पक्ष बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है वृद्धि धनात्मक और विकास भी क्या हुआ धनात्मक, क्योंकि विकास तो हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। तो एक दूसरे के क्या हो गए पूरक हो गए। दूसरी बात, विकास में वृद्धि हो सकती है और विकास न हो। वृद्धि तो हो गई किसी भी, मान लो कोई भी पक्ष है या कोई भी वस्तु है या कोई किसी भी प्रकार का कोई घटक है, उसमें वृद्धि तो हो गई, लेकिन क्या नहीं हुआ विकास नहीं हुआ। तो एक तो होती है विकास युक्त वृद्धि और एक होती है विकासहीन वृद्धि। 2 प्रकार की वृद्धि है, एक विकास युक्त यानी विकास के साथ साथ वृद्धि होती है और एक विकासहीन यानी विकास वृद्धि तो होती है लेकिन विकास नहीं होता है। तो सबसे पहले आप विकासहीन वृद्धि का उदाहरण देखेंगे। हेडिंग डालें विकासहीन वृद्धि। विकासहीन वृद्धि यानी विकासहीन वृद्धि किसे कहते हैं, या इसका उदाहरण दीजिए। परिभाषा में तो सीधा सा आ जाएगा विकासहीन यानी विकास के अलावा। विकास तो हो गया, विकास तो नहीं हुआ लेकिन क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो देखो उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। एक नगर की जनसंख्या, लिखते जाओ इसको, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। एक नगर की जनसंख्या है, ये 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है, अर्थात नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, परंतु यदि नगर की मूलभूत सुविधाओं, और मूलभूत सुविधाओं का मतलब है जैसे
आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में या सुविधाएं, ऐसे करो, मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य पहले जैसी ही हैं। तो इसका तात्पर्य होगा कि नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, परंतु विकास नहीं हुआ है। और इसी को क्या कहा जाता है? विकासहीन वृद्धि कहा जाता है। उतार ले, समझ गए होंगे आप। पहले देखो इधर, एक नगर की जनसंख्या है और इस नगर की जनसंख्या जो है ये 1 लाख से बढ़कर के कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। भाई 1 लाख थी पहले और बाद में कितनी हो गई? 2 लाख। तो हम क्या कहेंगे? जनसंख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। लेकिन देखो, इस नगर की जो मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे इस नगर के जो आवास थे, मकान थे, जनसंख्या के रहने के लिए जो स्थान था, इस नगर के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था थी, यहाँ चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये जैसे थी वैसे की वैसे ही हैं, जैसे थे वैसे की वैसे ही हैं। तो हम क्या कहेंगे? भाई जनसंख्या तो बढ़ गई, ठीक है, 1 लाख से जनसंख्या कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। लेकिन हमने देखा कि आवास जैसे पिछले साल थे वैसा ही आवास अब है, शिक्षा का स्तर जैसा पिछले साल था वैसा ही अब है, स्वास्थ्य की या चिकित्सा की सुविधाएं जो पहले उपलब्ध हो रही थी 1 लाख के समय, वैसे ही क्या हो रही हैं? अब उपलब्ध हो रही हैं। 2 लाख होगी और उसमें सुधार नहीं होगा तो उसमें और भी क्या आएंगी? परेशानी आएंगी। तो हम क्या कहेंगे कि वृद्धि तो हुई है लेकिन क्या नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है। और इसको क्या कहा जाता है? विकासहीन वृद्धि कहा जाता है। तो ये आप उदाहरण उतार लेंगे किसका? विकासहीन वृद्धि का उतार लो। इसके बाद में देखो, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ हीन की जगह में शब्द लिख रहा हूँ युक्त, और यहाँ अगला आपका उदाहरण होगा विकास युक्त वृद्धि। अगला आपका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, वो होगा विकास युक्त वृद्धि। अब देखिए, विकास युक्त वृद्धि में आपको क्या देखना है? पहले इधर देखो, इसके बाद उदाहरण। एक नगर की जनसंख्या है, 1 लाख से बढ़कर के कितनी हो गई? 2 लाख हो गई, अथाह वृद्धि हुई है। ये तो बात है भाई, विकास युक्त वृद्धि की बात कर रहे हैं, विकास के साथ साथ वृद्धि। तथा, परंतु की जगह हम शब्द क्या लिखेंगे? तथा। यहाँ परंतु की जगह हमारा शब्द क्या हो जाएगा? तथा। तथा नगर की, यदि को हम काट देंगे, तथा नगर की मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनमें मूलभूत सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है, या मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। मूलभूत सुविधाओं में भी क्या हुआ है? सुधार हुआ है। इनमें भी सुधार किया गया है, सुधार हुआ है। तो इसका मतलब होगा कि नगर की जनसंख्या में, ऐसे लिख लो इसको, नीचे वाला लाइन को हटा देता हूँ, मूलभूत सुविधाओं में भी क्या हुआ है? सुधार हुआ है। तो इसका मतलब होगा विकास युक्त वृद्धि। इसको हम क्या कहेंगे?
विकास युक्त वर्दी, इसका मतलब होगा क्या हुई है, विकास युक्त वर्दी हुई है। समझ गए? तो ये आपके दो उदाहरण हैं, एक विकासहीन वर्दी का है और एक विकास युक्त वर्दी का है। तो दोनों उदाहरण आप उतार लें कि विकासहीन वर्दी किसे कहेंगे और विकास युक्त वर्दी किसे कहेंगे। इसके बाद में नोट लगा के लिखो नीचे, इसको उतार लें। दोनों शब्दों में ध्यान रखेंगे कि विकास युक्त वर्दी क्या है और विकासहीन वर्दी क्या है। इसके बाद में नीचे नोट लगाओ और नोट लगा करके लिखो, हमेशा सकारात्मक वर्दी के साथ विकास हो ये आवश्यक नहीं है। इन्हीं एग्जाम्पलों से हमें मालूम पड़ जाएगा। और इसमें लिखेंगे कि हमेशा सकारात्मक वर्दी के साथ विकास हो, सकारात्मक वर्दी के साथ विकास हो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। कि सकारात्मक वर्दी के साथ साथ विकास हो ये क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। अभी हमने देखा था ना, जो उदाहरण देखा था उस उदाहरण में देखा था भाई वर्दी तो सकारात्मक हो गई थी, नगर की जनसंख्या है वो 1 लाख से 2 लाख हो गई थी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में क्या नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। इसका मतलब वर्दी तो हो गई लेकिन क्या नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो नोट लगा के लिख लेंगे कि जरूरी नहीं है कि अगर वर्दी सकारात्मक हो रही है तो विकास भी क्या हो, सकारात्मक हो। नेक्स्ट एक हम बात करेंगे यहाँ ऋणात्मक वर्दी के कारक। देखो धनात्मक वर्दी में तो कोई दिक्कत नहीं है कि धनात्मक वर्दी तो हो ही रही है। अब एक वर्दी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, ये सीधी सी बात है कि जनसंख्या पहले 1 लाख थी, फिर क्या हो गई 2 लाख हो गई। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि जनसंख्या पहले जैसे 5 लाख थी और अब जनसंख्या 2 लाख हो गई, तो इसका कारण क्या हुआ, ऋणात्मक वर्दी हुई। वर्दी कैसी हुई, ऋणात्मक। अब ये किसके कारण हो सकती है, तो आप एक हेडिंग डाल लें, ऋणात्मक वर्दी के कारक। ऋणात्मक वर्दी के कारक। कौन कौन से कारकों के द्वारा वर्दी क्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। ऋणात्मक वर्दी के कारक, और इस ऋणात्मक वर्दी के कारकों में लिखें प्राकृतिक आपदाएं। क्या क्या हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के कारण जनसंख्या की क्षति हो सकती है, तो प्राकृतिक आपदा के कारण जनसंख्या में कमी आ सकती है। प्राकृतिक आपदा के कारण आएगी महामारी, ये भी ऋणात्मक वर्दी का कारक है। अकाल है, ये भी क्या है, ऋणात्मक वर्दी का कारक है। तो ये आप लिख लेते, प्राकृतिक आपदा है, एक महामारी है और एक अकाल है, ये क्या है, ऋणात्मक वर्दी के कारक हैं। और आपको अपनी पुस्तक में एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, बड़ा आसे है का, एक बड़ा आसे है गांव है, और किसका है, ये उत्तर प्रदेश का आसे है, बड़ा आसे है, यूपी का एक विलेज है। और इसमें जून 2004 तथा दिसंबर 2004 में सुनामी के कारण, दिसंबर 2004 में किसके कारण, सुनामी के कारण, सुनामी के कारण जनसंख्या में कमी हुई है। सुनामी के कारण जनसंख्या में क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। जनसंख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। तो उत्तर प्रदेश का एक गांव है, स्थान है, कौन सा है, बड़ा आसे है। कौन सा है, बड़ा आसे है। और इस बड़ा आसे है के अंदर जून 2004 में और 1 दिसंबर 2004 में सुनामी के कारण इसकी जनसंख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। किसका उदाहरण है ये, ऋणात्मक वर्दी का। किसका उदाहरण है ये, ऋणात्मक वर्दी का उदाहरण है। इसको आप उतार रही हो।
इसके बाद में अब हम बात करेंगे विकास की। अब तक हमने बात की है विकास और वृद्धि दोनों की, अब हम केवल विकास की बात करेंगे। चलिए आगे हेडिंग डाल लें आप, विकास का मापन। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, विकास का मापन, यानी विकास का मापन कैसे किया जाता है। अब विकास को मापने के अलग अलग तरीके हैं। प्राचीन समय में विकास को किस प्रकार से मापा जाता था, वर्तमान में विकास को किस प्रकार से मापते हैं। तो 1970 के दशक तक, सन 1970 के दशक तक विकास का मापन कैसे किया जाता था। यहाँ हेडिंग डालने पहले विकास का मापन, या मानव विकास लिख लो आप, इससे पहले मानव और लिखना, मानव विकास का मापन। किसका मापन, मानव विकास का मापन। और इसमें आप नंबर 1 लगा के लिखें सबसे पहले, यानी इसमें 1 नंबर लगा के लिखो प्रारंभ में, यानी 1970 के दशक तक। प्रारंभ में कोष्टक में लिख लेंगे आप 1970 के दशक तक, 1970 के दशक तक मानव विकास के मापन का मुख्य आधार आर्थिक वृद्धि था। मुख्य आधार किसको माना गया था उस समय, आर्थिक वृद्धि को था। मुख्य आधार क्या था, आर्थिक वृद्धि था। तो प्रारंभ में यानी 1970 के दशक तक 1970 तक जो मानव विकास का मापन किया जा रहा था वो किसके रूप में किया जा रहा था, केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में। अर्थात इसके नीचे लिखेंगे, अर्थात जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी, जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उसका मानव विकास उच्च स्तर का माना जाता था, उच्च स्तर का माना जाता था। तो ध्यान देंगे यहाँ, उतार लो इसको एक बार, इसके नीचे एक शब्द और लिख लो, इस विकास का लोगों के जीवन में, इस विकास का लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। यह यानी विकास का मापन हम पढ़ रहे हैं, और विकास का मापन हम एक तो प्राचीन समय में विकास का मापन कैसे किया जाता था। प्राचीन समय में विकास को मापने का आधार क्या हुआ करता था, किसके आधार पर लोगों को विकसित माना जाता था। और एक अब वर्तमान समय में पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में कौन से लोगों को विकसित माना जाता है और प्राचीन में कौन से लोगों को विकसित माना जाता था, किसका विकास हुआ मानते थे। तो देखो प्राचीन समय में, और प्राचीन समय की बात है 1970 के दशक तक, यानी सन 1970 तक यही विचारधारा थी कि जो विकास का मापन है वो किसके संदर्भ में आधारित था, आर्थिक वृद्धि पर आधारित था। विकास का मापन जो है वो किसके आधार पर किया जाता था, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक का मतलब हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आर्थिक शब्द का तात्पर्य क्या होता है, आर्थिक शब्द का तात्पर्य होता है आय से। आर्थिक शब्द का तात्पर्य किससे होता है, आय से, लोगों की आय से, कमाई के स्रोत से, कमाई के साधनों से, कि लोग कितना कमा रहे हैं। इसके आधार पर ही लोगों को क्या मानते थे, पहले विकसित
मानते थे, उनका विकास हुआ मानते थे। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी, यानी कमाई का सोर्स, आय के सोर्स जिस देश के पास जितने ज्यादा हुआ करते थे, उसका मानव विकास है वो उच्च स्तर का माना जाता था। जितनी ज्यादा कमाई हुआ करती थी उसको उतना ही ज्यादा उस देश का विकास भी है वो उतना ही उच्च माना जाता था। इस विकास का लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था कि लोगों का रहन सहन में सुधार हो, लोगों के शिक्षा में सुधार हो, लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो, उसको अच्छी चिकित्सा सुविधाएं ये उपलब्ध हों। इससे इस विकास का कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। तो ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में विकास का मापन कैसे किया जाता था। यह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1970 के दशक में विकास के मापन का आधार क्या था। 1970 के दशक में विकास के मापन का आधार क्या था, तो आपको बताना है कि 1970 के दशक में विकास के मापन का आधार क्या था। आर्थिक वृद्धि या अर्थव्यवस्था, आर्थिक वृद्धि या अर्थव्यवस्था, अर्थात जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उस देश को उतना ही विकसित या उस देश का विकास उतना ही क्या माना जाता था, उच्च माना जाता था। कमाई से मतलब था, लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई मतलब नहीं था, उनकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। जैसे आप भी जानते हैं कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बहुत बड़े परिवार हुआ करते थे, अर्थव्यवस्था भी उनकी बहुत लंबी हुआ करती थी। जितना बड़ा परिवार होता था वो उतना ही समाज में क्या माना जाता था, विकसित माना जाता था। आज हम देखते हैं कि जितना बड़ा परिवार है उसको हम विकसित नहीं मान करके उसकी अर्थव्यवस्था नहीं देखते हैं, उसके कमाई के सोर्स नहीं देख करके हम उसकी शिक्षा देखते हैं कि उस परिवार की आज शिक्षा का स्तर क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने उसमें बिना पढ़े लिखे लोग हैं, यानी आगे उनके विकल्पों में कितनी वृद्धि हो सकती है या उसकी कितनी कमी हो सकती है। तो वो अब वर्तमान में विकास का जो आधार है ये नहीं है, आर्थिक वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। प्राचीन समय में विकास का आधार क्या था, आर्थिक वृद्धि था। चलो ये हेडिंग तो आपकी रहेगी विकास का मापन, तो 1 नंबर लगा के ले लिया। इसके बाद में 2 नंबर पर हम बात करेंगे वर्तमान समय में विकास को कैसे मापा जाता है। अब जो विकास के मापन की अवधारणा चल रही है हम उसकी बातें करेंगे। तो नंबर 2 लगा के लिखें वर्तमान में विकास का मापन, वो हेडिंग तो रहने देना आप। इसके बाद में नंबर 2 पर लिखें वर्तमान में विकास का मापन, वर्तमान में विकास का मापन, यानी वर्तमान में विकास को मापने का आधार क्या है, वर्तमान में विकास को किस दृष्टि से देखा जाता है। तो लिखो इसमें डैश लगा करके वर्तमान में विकास के मापन में विकास के मापन की नई परिभाषा 1990 के दशक में दी गई। लिखेंगे इसमें नई परिभाषा है वो कब दी गई, 1990 के दशक में। विकास के मापन की नई परिभाषा 1990 के दशक में दी गई। 1990 के दशक में दी गई। 70 तक तो हमने पढ़ ही लिया। 1990 में विकास की नई परिभाषा दी गई और इसमें देखो क्या परिभाषा दी गई। इस विचारधारा के अनुसार नई परिभाषा में क्या है, इस विचारधारा के अनुसार किसी देश के लोग अपने जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, अपने जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं
अपने जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, ऐसे लिख लो इसको, और जिन स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, जिन स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, यही विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यही क्या है, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो आप डैश लगा करके, यह विचारधारा, नई जो विचारधारा है विकास की, यह विचारधारा देखो किसके द्वारा दी गई है। यह विचारधारा दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री हैं, दक्षिणी एशियाई यानी दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री, और दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री दो हैं, एक है महबूब उल हक, पोस्टर में लिख देंगे, ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के, यहाँ पाकिस्तान लिखना पोस्टर में, पाकिस्तान, तथा अमर्त्य सेन, तथा नोबेल पुरस्कार विजेता है, भारत के हैं, अमर्त्य सेन, पोस्टर में लिख लेंगे, भारत के द्वारा दी गई, देखो ये विकास की नई विचारधारा है। प्राचीन विचारधारा हमने पढ़ ली, विकास की प्राचीन विचारधारा में किसको महत्व दिया गया है, अर्थव्यवस्था को महत्व दिया गया है, कि जिसके पास कमाई का जितना ज़्यादा सोर्स है, कमाई के जितने ज़्यादा साधन हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी है, उसका विकास उतना ही अधिक होगा। लेकिन वर्तमान समय में विकास का जो मापन किया गया है, इस वर्तमान समय में विकास के मापन में अर्थव्यवस्था को महत्व न देकर के किसको महत्व दिया गया है। देखो वर्तमान समय में इस विचारधारा के अनुसार किसी देश के लोग अपने जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, किसी देश के लोग अपने जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, आनंददायक अपना जीवन जीते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं, कोई भी अवसर मान लीजिए, उन्हें कहीं भी जाने का, किसी भी पद पर सुशोभित होने का, कैसा भी जो भी उन्हें अवसर उपलब्ध होते हैं, और जिन स्वतंत्रताओं का क्या करते हैं, वे उपभोग करते हैं, जिन्हें स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, यानी जिन स्वतंत्रताओं को वो काम में लेते हैं, यही क्या है, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यहाँ देखिए कोई आर्थिक आय से संबंधित, यानी कहीं पैसों से संबंधित, रुपयों से संबंधित कोई बात हुई क्या, नहीं, केवल क्या बताया गया है, पैसे हैं या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी स्वतः होंगे, वो अपने आप हो जाएंगे। पैसे कैसे होंगे, कि विकास किसको कहेंगे। देखो एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे खूब हैं, आर्थिक स्तर उसका सही है, लेकिन शिक्षा नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो उसके लिए वो पैसे होना क्या है, बिल्कुल बेकार है। वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता, वो अपने जीवन की गुणवत्ता का आनंद नहीं ले सकता, वो किसी चीज़ को समझ नहीं सकता, किसी को अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, किसी के विचारों को वो समझ नहीं सकता। तो इसका मतलब उसके पास पैसा तो है, लेकिन पैसा होते हुए भी उसका जीवन क्या है, बेकार है। तो वर्तमान समय में माना गया है कि केवल पैसा ही पैसा क्या नहीं है, मानव का विकास नहीं है। आर्थिक स्तर उसका उच्च होगा या निम्न होगा, ये उन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा। और ये सारा का सारा अभी हम पक्ष पढ़ेंगे मानव विकास के, कि उसके पास शिक्षा होनी चाहिए। मानव का शिक्षा का स्तर जितना उच्च होगा, स्वतः उसका विकास होगा। इसी के साथ स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, लंबी उम्र जीने वाला व्यक्ति होगा तो अपने जीवन काल में बहुत सारे विकास करेगा।
इसी के साथ संसाधनों तक पहुँच, ये दो चीज़ होंगी तो संसाधनों तक पहुँच यानी किसी भी वस्तु को खरीदने की उसकी क्या रहेगी, क्षमता रहेगी। तो ये तीन पक्ष हैं। तो वर्तमान विचारधारा के अनुसार मानव विकास की परिभाषा है कि किसी देश के लोग अपने जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जिन स्वतंत्रताओं का क्या करते हैं वे उपभोग करते हैं, जिन स्वतंत्रताओं को वो काम में लेते हैं, यही क्या है विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इसके बाद में ध्यान देंगे मुख्य रूप से कि ये विचारधारा जो है वो किसके द्वारा दी गई है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका दक्षिणी एशियाई, एशिया महाद्वीप जानते हैं आप अच्छी तरह से, मैंने खूब बताया है और बताएंगे। जो एशिया महाद्वीप है इसके दक्षिण में है, भारत भी दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है और पाकिस्तान भी इसका पड़ोसी है, तो वो भी दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है। तो दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री हैं और ये दो हैं, एक तो है महबूब उल हक और ये तो कहाँ के थे, पाकिस्तान के, और एक है अमर्त्य सेन और ये कहाँ के हैं, भारत के। इनके द्वारा क्या दी गई है, विकास की नई परिभाषा दी गई है, नई विचारधारा दी गई है। तो ये विकास के मापन की आपकी दो विचारधाराएं हैं, एक प्राचीन विचारधारा है और एक नवीन विचारधारा है। ये विकास के मापन की दोनों विचारधारा आप देख लेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।